Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is here to discuss with you from LIMS University, Multan. Dear students, this is your lecture number 1 regarding your course Literary Criticism. And in today's topic, we will discuss introduction, what is criticism. First, we see the definition of criticism. Literary criticism is often referred to as a secondary source because it is used to analyze your primary work, the work or text, novel you are reading. तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हम क्या कहते हैं कि ये सेकेंडरी सोर्स है टू अंडरस्टैंड समथिंग. क्यों सेकेंडरी सोर्स है? प्राइमरी सोर्स इज द टेक्स्ट that you are studying, that can be novel, that can be story, that can be drama, that can be poetry. Any form of work can be. If you are studying and then you are analyzing according to that text, this is called literary criticism. Literary criticism is used by people who want to use an expert's opinion to support their own ideas. तो क्रिटिसिज्म के हवाले से जितनी भी डिफरेंट जो है वो थ्योरीज पेश की गई हैं, अगर उनको सामने रखते हुए आप उस वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्या वर्क है, ये किस ओपिनियन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, या उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ट्रू है. सो दिस इज कॉल्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म. Literary criticism is the name given to works written by experts who critique, analyze an author's work. ठीक है, किसी भी ऑथर का काम है और उसको कोई भी क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन that person would not be common person, that person would be expert one, critic one, who has that job, who has expertise in that work. It does not mean to criticize as in complain or disapprove. तो क्रिटिसिज्म का मतलब ये भी नहीं होता कि आप किसी वर्क को जो है वो डिसअप्रूव कर रहे हैं या फिर उसके कोई कमी है उसके बारे में बात कर रहे हैं. उसके वर्क में जो चीज़ आपको नज़र आती है, आपने जस्ट उसके हवाले से बात करनी होती है, उसको एनालाइज करना होता है. Literary criticism is often referred to as a secondary source. As I told you earlier, that this is called also a secondary source because this is the analysis and criticism of first work of any writer or author. Literary criticism. Remember, one need not be a Marxist to use a Marxist approach, any more than one needs to be a woman to use a feminist approach. तो अब मार्क्सिज्म के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्ल मार्क्स का जो नज़रिया है उसने अपना एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नज़रिया पेश किया. अगर हम मार्क्सिज्म को देखना चाहते हैं उस वर्क में कि कितनी है मार्क्सिज्म इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में, उस जो हमारा वर्क है उसमें जो हीरो है या हीरोइन है या जो भी मेजर आपका कैरेक्टर है वो किस तरह की कंडीशन में है, किस तरह की सिचुएशन में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद जो है वो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो रखनी चाहिए. नो, जिस तरह से फेमिनिस्ट अप्रोच के लिए आपका वुमेन होना ज़रूरी नहीं है, इसी तरीके से मार्क्सिज्म के लिए भी मार्क्सिस्ट होना ज़रूरी नहीं है. Any critic can take any approach that helps him or her explain what they think the author is saying in his or her work. तो डिफरेंट जो है अप्रोचेस हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं उस वर्क पे. फेमिनिस्ट अप्रोच को देख सकते हैं, मार्क्सिज्म को देख सकते हैं, जेंडर क्रिटिसिज्म है,
साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है, कल्चर एंड ट्रेडिशनल आपकी जो क्रिटिसिज्म है, कोई भी जितनी भी आपकी जो काइंड्स हैं क्रिटिसिज्म के हवाले से, अगर आप उस एक को या कोई हो सकता है कि एक जो पर्सन है वो एक थ्योरी उस पर अप्लाई कर रहा है, दूसरा जो है वो डिफरेंट अप्लाई कर रहा है, तीसरा जो है उसमें कोई डिफरेंट पॉइंट निकाल रहा है, द वर्क इज सेम but the persons are taking that text according to their own perspective. लेकिन वो जो वर्क है वो तो सेम है, लेकिन हर बंदे का जो पर्सपेक्टिव है उसमें से जो चीज़ वो निकाल रहे हैं या जो चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट होगी फ्रॉम वन अनदर. एंड देयर इज मोर. Literary criticism helps us to understand the relationship between authors, readers and texts. अब तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास एक टेक्स्ट है, तो उसको एक टेक्स्ट को जो है वो लिखने वाला एक पर्सन है जिसे हम ऑथर कहते हैं. फिर अगर हमारे पास टेक्स्ट है तो उसको पढ़ने वाले भी होंगे. अब इन तीनों का रिलेशन हमने देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है उस टेक्स्ट का, ऑथर का और रीडर का. जब हम इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो क्रिटिसिज्म जो है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो हमारी हेल्प करती है. The act of literary criticism ultimately enhances the enjoyment of our reading of the literary work. जब हम किसी भी वर्क को ख़ास पर्सपेक्टिव में देखकर उसको अप्लाई कर रहे होंगे और रीड कर रहे होंगे तो इट इज़ डेफिनेट दैट योर enjoyment will be increased, your interest in that work or reading would be enhanced. तो जो रीडर का इंटरेस्ट होगा वो अंडरस्टूड बात है कि वो क्या हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा. What is literary theory? The capacity to generalize about phenomena and to develop concepts that form the basis for interpretation and analysis. In this instance of literary text, जैसे कि आपको ये literary text नज़र आ रही है, तो इसमें एक कैपेसिटी होती है जनरलाइज करने के लिए. जो भी आपको चीज़ दिखाई गई है कि आप उस चीज़ को देखकर जो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग, आप उसको कैसे उनको अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को, उस फिनोमेना को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म. अपॉन सीइंग एन ऑरेंज. अब देखें आपके सामने ऑरेंजेस रखे हुए हैं, तो देखें डिफरेंट जो अप्रोचेस होंगी वो डिफरेंट तरीके से जो है वो इसको देखेंगी और क्रिटिसाइज करेंगी. जेंडर थ्योरी, व्हाट पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल टू अ मैन हु ईट्स दिस ऑरेंज टू अ मैन. अब अगर हम जेंडर थ्योरी की बात करेंगे तो वो मैन और वुमेन की बात करेंगे कि क्या ये अवेलेबल है मैन और वुमेन के लिए ऑरेंज. Formalism, what shape and diameter is the orange? फॉर्मलिज्म क्या है, जिसका काम जो है वो स्ट्रक्चर देखना है, शेप देखना है टेक्स्ट की. फॉर्मलिज्म अप्रोच जो है वो ये आपको बताती है. अब फॉर्मलिज्म के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि ऑरेंजेस की शेप क्या है और इसका डायमीटर क्या है. Marxist theory, who owns this orange, who gets to eat it. और मार्क्सिज्म जो है वो, मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स की जो पेश की गई है वो इकोनॉमिक थ्योरी है. द पीपल हु हैव एंड द पीपल हु डू नॉट हैव. वो लोग जो जिनके पास है और दूसरे वो लोग जिनके पास नहीं है. यानी ये इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है उस हवाले से टेक्स्ट को जो है वो एनालाइज किया जाता है. अब मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि ऑरेंजेस जो है वो मलकियत किसकी हैं और इनको हासिल करने की ताकत जो है वो, कुव्वत जो है, परचेजिंग पावर जो है वो किसके पास है, किसके पास ये मौजूद हैं और कौन इन्हें हासिल कर सकता है. अब हासिल करने के भी जो है वो फिर डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं. आप इसको ताकत के ज़ोर पे हासिल करेंगे या फिर आपके पास जो है फंड है, आपके पास मनी है, आप उसकी ताकत के ज़ोर पे भी इसको हासिल कर सकते हैं.
पोस्ट colonial थ्योरी, हु owns द ऑरेंज, हु took it away। अब अगर हम पोस्ट colonial थ्योरी को देखेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि ऑरेंजेस का मालिक कौन है और इसको कौन ले जा सकता है, यानी ज़बरदस्ती ले जाना। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, व्हाट डज द ऑरेंज टेस्ट लाइक, व्हाट डज द ऑरेंज रिमाइंड द रीडर ऑफ। अब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में क्या होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उस पे रीडर का रिस्पॉन्स क्या है, क्या रीडर को कुछ फील हो रहा है उस रीडिंग के हवाले से, क्या रीडर को कुछ याद आ रहा है, क्या रीडर की लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हो चुका है, या रीडर जो पढ़ रहा है उसको लगता है कि फ्यूचर में उसके साथ भी ऐसा ही इंसिडेंट जो है वो हैपन हो सकता है। इस इन तमाम बातों को जो कि रीडर के जहन में आती हैं, हम इसको क्या कहते हैं, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अब अगर हम इन्हीं ऑरेंजेस को रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस करेंगे, इसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो फिर हम क्या चीज़ें इसमें से निकालेंगे कि व्हाट डज द ऑरेंज टेस्ट लाइक, कि ऑरेंज का टेस्ट जो है वो किस जैसा है, क्या इसकी कोई रिजेम्बलेंस है किसी और चीज़ के साथ, जैसा कि हम टेक्स्ट पढ़ के महसूस करते हैं। व्हाट डज द ऑरेंज रिमाइंड द रीडर ऑफ, कि ऑरेंज जो है क्या इसको कोई याद दिलाते हैं, क्या इस तरह के पहले भी ऑरेंजेस जो है वो आपने खाए हैं या किसी के साथ खाए हैं या इसी टेस्ट के खाए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आपके जहन में आती हैं ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंडर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल और साइको एनालिटिकल। आई वॉन्ट दिस ऑरेंज नाउ, विल आई गेट इन ट्रबल इफ़ आई ईट इट। अब आपकी जो मेंटल अप्रोच है, आपकी जो साइको एनालिटिक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या चीज़ें इसमें से निकालेंगे कि क्या मैं ऑरेंजेस को इस टाइम खा सकता हूँ, या अगर मैं खाता हूँ तो क्या मुझे इससे कोई मसला तो नहीं हो जाएगा, मैं कहीं ट्रबल में तो नहीं फंस जाऊँगा। अगर इस तरह की बातें आपके जहन में आ रही हैं ऑरेंज के हवाले से, तो हम इसे क्या कहेंगे, साइको एनालिटिकल थ्योरी। Psychological criticism. Of course, these complexes have their origins in literature and mythology. तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, ये हमारे जो लिटरेचर है और हमारा जो मैथोलॉजी है, मैथोलॉजी में इसका जो है वो बहुत बड़ा रोल है। Psychological criticism is a way to understand characters, not diagnose them. अब साइकोलॉजिकल थ्योरी के मुताबिक आपने किसी कैरेक्टर को ये नहीं कहना कि दिस कैरेक्टर इज़ गुड और बैड, दिस कैरेक्टर इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, दिस कैरेक्टर मस्ट बी डू दैट एंड मस्ट नॉट डू दैट। आपने ये नहीं कहना कि इस कैरेक्टर को ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अच्छा है या बुरा है, इसमें बुराइयां हैं या इसमें खामियां हैं, बल्कि आपने उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है साइको एनालिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म bases approach largely on works of Karl Marx, 1880 up to 1883, German political philosopher। अब ये जर्मन जो पॉलिटिकल फिलोसफर था जिसने एक थ्योरी पेश की थी, investigates assumptions and values associated with culture, race, class। अब इसने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की थी किसी भी चीज़ की, वो कल्चर के हवाले से थी, रेस के हवाले से थी, क्लास के हवाले से थी। यानी कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं, जो रेसेस हैं, उसके क्या डिफरेंसेस हैं, फिर क्लास डिफरेंसेस क्या हैं, रिच और पुअर के, हैव और हैव नॉट के, ठीक है, कॉमन पर्सन के और जो कैपिटलिस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर द रिच ऑलवेज गुड और बैड, आर द पुअर ऑलवेज गुड और बैड। तो इसमें हम दो क्लासेस की बात कर रहे हैं, एक क्लास रिच की है और दूसरी पुअर की है। हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि क्या रिच जो है वो हमेशा सही होते हैं, क्या रिच हमेशा बुरे होते हैं, क्या पुअर हमेशा अच्छे होते हैं या पुअर हमेशा बुरे होते हैं। जब हम इस तरह की चीज़ें किसी भी टेक्स्ट में से निकाल रहे हैं, उन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर अप्लाइंग मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। A formalist reading of the Three Little Pigs.
What does the wolf symbolize? Notice the consonants rhyme of I'll hoof and I'll poof. How does the story foreshadow the final fate of the pigs? अब फार्मर लिस्ट क्या करेंगे? फार्मर लिस्ट इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कि उसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, कॉन्सोनेंट जो है वो किस तरह के हैं, कि ये सारे जब हम किसी चीज़ की फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम फॉर्मलिस्ट थ्योरी को उस रीडिंग पे अप्लाई कर रहे हैं. What does the wolf's dialogue tell us about his character? तो उसका कैरेक्टर जो है हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, और उसका फोर शेडो किस चीज़ का है, और उसकी राइम क्या है. जब हम इस तरह की चीज़ें जो है किसी टेक्स्ट से निकाल रहे होते हैं तो इट मीन्स वी आर अप्लाइंग फॉर्मलिस्ट थ्योरी ऑन दैट लिटरेचर आर पीस ऑफ वर्क. Why do we have to analyze everything? Talking about experiences enhance our enjoyment of them. जब हम अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से बात करते हैं तो ये चीज़ें हमारे इंजॉयमेंट को क्या करती हैं, इन्हेंस करती हैं, बूस्ट अप करती हैं. Talking about experiences involves the search for meaning which increases our understanding of them. जब हम किसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो इसका ये मतलब भी होता है कि हम उसके मीनिंग को सर्च करने की कोशिश करते हैं. जब हम मीनिंग को सर्च करते हैं और वो चीज़ हमारी समझ में आ जाती है तो डेफिनेट बात है इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बूस्टअप होती है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो हाई हो जाता है. Because Socrates said, the life which is unexamined is not worth living. कि जिस लाइफ को आपने एग्जामिन नहीं किया, टेस्ट नहीं किया है, वो लाइफ जो है वो क्या होती है, वर्थ लिविंग नहीं होती, यानी वो चार्मलेस हो जाती है. उसकी जितनी भी दिलकशी है, उसमें जितनी भी रानाई है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है अगर आप उसको एग्जामिन करना छोड़ देते हैं. जेंडर क्रिटिसिज्म. A newer segment of gender criticism looks for the influence of homosexuality within texts. Research of this type is fairly difficult because homosexuality was largely suppressed in Europe and America, and it hasn't been openly discussed until the last few decades. अब जेंडर क्रिटिसिज्म में ये भी देखा जाता है कि आप जो वर्क स्टडी कर रहे हैं, ईदर दैट इज़ नॉवल, पोइट्री, or some short story or some drama, is there any gender discrimination? Is that text is in favor of one gender, and is that text is against the other one? ये भी हो सकता है कि उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया हो, किसी एक जेंडर की जो है वो फेवर की गई हो और दूसरे के जो है वो अगेंस्ट बात की गई हो. ठीक है, तो अगर ऐसा है, अगर वो राइटर जो है वो हो सकता है कि मेल है और उसने जो है वो मेल को सपोर्ट किया हो अपने वर्क में, उसने अपने जो मेल कैरेक्टर्स हैं उसको प्रोमिनेंट किया हो, और जो फीमेल हैं उनको सप्रेस किया हो, या फिर हो सकता है कि उनको उनके जो कैरेक्टराइजेशन है उसको इन्फीरियॉरिटी का जो है वो दिखाया गया हो, कि उनको इन्फीरियर दिखाया गया हो, और जो आपका मेल कैरेक्टर है उसको सुपीरियर दिखाया गया हो. अगर आपके टेक्स्ट में ये चीज़ें हैं, सपोज किसी नावल में आपको ये सारी बातें नज़र आ रही हैं, तो इट मीन्स दैट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, and you are observing and analyzing that text according to gender criticism. अगर आप उसमें से जेंडर निकाल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप जेंडर क्रिटिसिज्म के हवाले से उस टेक्स्ट को देख रहे हैं. ठीक है, इस तरह से हो सकता है कि किसी फीमेल ने जो है वो कोई नॉवल लिखा हो, और हो सकता है उसने अपने नॉवल में जो है वो फीमेल कैरेक्टर को जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट किया हो, और मेल को जो है उसने क्या कर दिया हो, सप्रेस कर दिया हो. फीमेल को जो है उसने अच्छे तरीके से पेश किया हो और मेल को जो है वो नेगेटिव तरीके से उसने पेश किया हो.
तो अगर आप उस टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर अप्लाइंग जेंडर क्रिटिसिज्म ऑन दैट टेक्स्ट। तो फिर आप क्या है उस टेक्स्ट में जेंडर क्रिटिसिज्म को देख रहे हैं। Okay, students, this was today's lecture regarding your general lecture about your criticism, and inshallah, in the next lecture, we will see again. Till then, Allah Hafiz.